हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न लॉ टुगेदर। एंड आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। ओके, सो आज हम जानेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस कोड को जिन्होंने ड्राफ्ट किया था उनका नाम था सर अर्ली रिचर्ड। एंड ये जो कोड है ये आपका कॉम्बिनेशन है सेक्शंस का, ऑर्डर का एंड रूल्स का। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि सीपीसी में अराउंड 158 सेक्शंस हैं, 51 ऑर्डर्स हैं। ओके, तो चलिए इस सीपीसी की जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा इसका स्ट्रक्चर अच्छे से जान लें। एंड फॉर दैट आई हैव ड्राफ्टेड एन एग्जाम्पल फॉर यू ऑल, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बी ने ए को डिफेम किया। डिफेम का मतलब क्या होता है? किसी के भी अगेंस्ट अगर आप अनप्रिविलेज्ड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिससे कि उसकी रेपुटेशन को हार्म होता है, उसे हम डेफेमेशन कहते हैं। तो बी ने ए को डिफेम किया इन प्रेजेंस ऑफ सी डी ई एफ एंड जी के। अब ए के पास क्या लीगल राइट है जो वो बी के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है उसके इस एक्ट के खिलाफ? तो ए क्या करेगा? ए विल ब्रिंग सूट अगेंस्ट बी फॉर द डैमेज कॉज टू हिम ड्यू टू दैट डेफेमेशन। अब ए क्या करेगा? एक सिविल सूट बी के अगेंस्ट लेकर आएगा। तो लीगल राइट शुड बी देयर फॉर फाइलिंग एनी सूट। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा आप लोगों को याद रखनी होगी कि अगर आपको कोई भी सूट फाइल करना है तो आपके पास एक लीगल राइट होना चाहिए, और उस लीगल राइट का डिसरिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट होगा तो कोई कॉज ऑफ एक्शन तो अराइज होगा नहीं। इन केस डिसरिस्पेक्ट होगा तभी आपका कोई कॉज ऑफ एक्शन, कोई वजह अराइज होगी कि जिस वजह से आप वो सूट फाइल करेंगे। अब कॉज ऑफ एक्शन शुड बी देयर फॉर इनिशिएटिंग एनी सिविल सूट। ठीक है, बिना वजह तो आप कोई भी सिविल सूट किसी के भी खिलाफ इनिशिएट नहीं करेंगे। अब जो ए है, ए सिविल सूट लेकर आ रहा है बी के अगेंस्ट, तो ए क्या होगा? ए प्लेंटिफ हो जाएगा, और बी क्या होगा? बी डिफेंडेंट हो जाएगा। तो ए जो प्लेंटिफ है वो एक प्लेंट फाइल करेगा उस कॉज ऑफ एक्शन का। ओके, और कहाँ फाइल करेगा? कोर्ट में। आफ्टर फाइलिंग प्लेंट, सिविल प्रोसीडिंग दैट इज सूट विल स्टार्ट। सूट ऐसे ही नहीं शुरू हो जाता कि हाँ जी हमें केस लगाना है या हमें केस फाइल करना है उनके खिलाफ तो हो जाएगा। जब तक आप प्लेंट नहीं फाइल करेंगे वो प्लेंट ही आपका सूट होता है। कोर्ट विल सेंड समन टू बी अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ प्लेंट। अब आपने प्लेंट फाइल किया कोर्ट में, वो आपका सूट कन्वर्ट हो गया। अब जब आपने सूट डाल दिया है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट समन करेगी बी को, मतलब बुलावा भेजेगी, अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ प्लेंट। जो आपने प्लेंट पूरा बनाया है उसकी कॉपी के साथ कोर्ट उसे समन करेगी। ओके, बी विल फाइल रिटन स्टेटमेंट। अब सिर्फ खाली ए की बात सुन के तो कुछ नहीं होगा, बी को भी अपना पक्ष रखना होगा। तो उसके लिए बी क्या करेगा? बी एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा ए के अगेंस्ट, एंड ही विल रिप्लाई अगेंस्ट एवरी एलिगेशन। इन केस बी डजंट गिव रिप्लाई अगेंस्ट एनी ऑफ द एलिगेशंस, देन कोर्ट विल थिंक दैट बी हैड एडमिटेड दैट एलिगेशंस एंड दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट बी इन कोर्ट। अब जो बातें ए ने प्लेंट में लिखी हैं बी के अगेंस्ट में, बी उन्हीं बातों का रिप्लाई अपने रिटन स्टेटमेंट में करेगा, जिसे हम WSB बोलते हैं। ओके, और इन केस अगर किसी बात को जो ए ने बोली है उस बात का रिप्लाई अगर बी ने अपने रिटन स्टेटमेंट में नहीं दिया है, तो हम ये मानेंगे कि बी उस बात को एडमिट कर रहा है। ओके, और उस पॉइंट को बी के अगेंस्ट ए यूज़ कर सकता है कोर्ट के अंदर। नाउ अब जब प्लेंट भी आ गया, ओके, प्लेंट भी हो गया, समन भी आ गया, WS भी हो गया, अब क्या होगा ना? कोर्ट विल फ्रेम इशू बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अब कोर्ट का क्या काम है कि इशू फ्रेम करेगी। ओके, कि मुद्दा क्या है? आफ्टर हियरिंग बोथ एंड हैविंग लुक टू देयर डॉक्यूमेंट, उन लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगी, उन लोगों से क्वेश्चंस पूछेगी। ओके, तो उन सब चीज़ों के बेसिस पे कोर्ट एक इशू फ्रेम करेगी। तो अब जब कोर्ट इशू फ्रेम कर रही है या सब चीज़ सुन रही है, तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, दो कंक्लूजन होंगे, या तो इशू मिला या तो इशू नहीं मिला। ईदर इफ़ इशू फाउंड, अगर कोर्ट को इशू मिलता है तो कोर्ट क्या करेगी? इशू को फ्रेम कर देगी।
और अगर बाय चांस कोई इशू नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि हाँ इस लड़ाई की कोई वजह नहीं है, कोई उसका मतलब कोई इशू नहीं आ रहा है, तो जो सूट है वो आपकी पहली हियरिंग में ही डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। ओके। ऑर्डर कैन बी पास्ड एट एनी स्टेट, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर इज सेम एज डिक्री। ये मैं पॉइंट आप लोगों को बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप ये देखिए कि कोर्ट क्या करेगी, दो कंक्लूजन पे पहुंचेगी, या तो इशू फ्रेम हुआ, नहीं तो इशू नहीं फ्रेम हुआ। ओके, नहीं फ्रेम हुआ तो डिस्पोज ऑफ आपका सूट हो जाएगा फर्स्ट हियरिंग पे, और अगर फ्रेम हुआ तो आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू हम क्या करेंगे, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू क्या होगा कि कोर्ट आपका ट्रायल स्टार्ट कर देगी। पार्टीज़ विल बी आस्क्ड टू ब्रिंग एविडेंस एंड विटनेस। ट्रायल में क्या होता है, एविडेंस वगैरह लाते हैं आप, विटनेसेस लाते हैं, दोनों पक्षों को सुना जाता है। ओके, फेयर चांस मिलता है। बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट विल बी आस्क्ड टू आर्ग्यूमेंट एंड क्रॉस या री एग्जाम। व्हेन ट्रायल गेट्स कंक्लूड, जब हमारी ट्रायल पूरी कंक्लूड हो जाती है तो कोर्ट क्या पास करती है, जजमेंट पास करती है। और उस जजमेंट में क्या क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं ब्रीफ में, मैटर इन इशू होता है, डिसीजन होता है, और उस डिसीजन की वजह, रीज़न फॉर डिसीजन होता है। तो जब कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया तो जजमेंट के बाद क्या आती है, कोर्ट विल ड्रॉ अ डिक्री। जजमेंट के बाद फ्रेंड्स आती है डिक्री। डिक्री क्या होती है, अब देखो जजमेंट की तो कोई लिमिटेड वो नहीं होती, अनलिमिटेड पेजेस की भी हो सकती है, 1 की, 10 की, 1000 की, कितने पेजेस की भी जजमेंट हो सकती है। ठीक है, तो अब उतना जजमेंट तो बड़ा पढ़ेगा नहीं कोई, तो इसलिए कोर्ट क्या ड्रॉ करती है, डिक्री ड्रॉ करती है, जो कि क्या होता है, उस जजमेंट का ही क्रक्स होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। अब डिक्री, ये डिक्री है, डिक्री से हम दो चीज़ समझेंगे। डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर क्या होता है, जिसके फेवर में भी जजमेंट पास हुई है, ओके, उसके फेवर में डिक्री ड्रॉन अप कर दी जाएगी। उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, डिक्री होल्डर बोलते हैं। ठीक, अब डिक्री मिलने के बाद आपको क्या करना है, उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराना होगा। ओके, अब दो बातें हो सकती हैं, या तो आप उस डिक्री से खुश हो, अगर आप खुश हो तो आप उस डिक्री को आगे एग्जीक्यूट करा दो। In case if you are not happy with that degree, then you have the below options, okay, to go against. तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, अपील। इन केस आप उस डिग्री से खुश नहीं हैं तो आप उस डिग्री के अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। अपील हम कहाँ करते हैं, हम हायर कोर्ट में करते हैं। देन सेकंड ऑप्शन है हमारे पास रिव्यू। रिव्यू में हम क्या करते हैं कि अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं या कुछ भी चीज़ें हो गई हैं तो हम उसे रिव्यू करवा देंगे। ओके, देन थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा क्या है कि रिविज़न। ओके, रिविज़न हम कब लगाते हैं कि अगर कोई एक ऐसा कोर्ट है जिसने डिसीजन पास किया है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था, ओके, और स्टिल उसने डिसीजन पास कर दिया है, तो उस केस में हम रिवीजन कर देंगे हाई कोर्ट में। ओके, और रिवीजन का जो फॉर्मूला है वो है कि हम एक ही बार लगा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास रेफर। इन केस लोअर जुडिशरी फेसेस any question which is not till date decided, then lower judiciary can refer it to the higher court. बहुत से ऐसे लॉ पॉइंट्स होते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे अभी तक कोई एक प्रॉपर प्रिंसिपल नहीं आ पाया है, या एक प्रॉपर डिसीजन नहीं कोई अभी तक फ्रेम हो पाया है। ओके, या उसकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो उस केस में जो लोअर जुडिशरी है वो क्या करती है, वो अपने हायर कोर्ट को रेफ़र कर सकती है वो चीज़। तो ये हमारे जो 4 ऑप्शंस हैं ये अवेलेबल होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आपका स्ट्रक्चर, ओके, एक सिविल सूट का स्ट्रक्चर जो कि हम सीपीसी में पढ़ते हैं। होप आप सब लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल।